हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपीटीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलेगी। ग्राफर मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलेगी। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा हमें। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है और आज जो है क्या है, 31 अगस्त है। ठीक है, यानी कि 7 से 8 दिन। ठीक है, 7 से 8 दिन आपके पास टाइम है टोटल मिला के। तो अपनी तैयारी को आप लोग जो है बेहतरीन कीजिए, तब जाके आपको जो है 90% अंक मिल पाएंगे पीपीटी प्लस जीपीटी में एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने थे, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? कैंडेला, एंगस्ट्रॉम, डाइन या फैराडे? तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई आपकी एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपका है साथियों कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपका है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है तीसरा नंबर, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? बताइए, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी उपकरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर। गोल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, गोल्जी उपकरण। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, कौन सा रोग आपका आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? बताइए, कौन सा रोग जो है आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों क्वारिसियोकर। ठीक है, क्वासियोरकर, क्वासियोरकर रोग जो है आपका आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वासियोरकर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है पांचवा नंबर, फलों में पाए जाने वाले लघु घुलनशील। ठीक है, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में प्रयोग किया? तो बताइए, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पेक्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को, फलों में पाए जाने वाला घुलनशील फाइबर पेक्टिन है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में किया जाता है। ठीक है, पेक्टिन का उपयोग जो है खाद्य उद्योगों में स्टेबलाइजर और इम इमल्सिफायर के रूप में जो है किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है छठा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कर। इंटरनेशनल बिग कैट आइलैंड्स का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? बताइए, इंटरनेशनल बिग कैट आइलैंड्स का मुख्यालय जो है किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत में। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट आइलैंड्स का मुख्यालय जो है आपका भारत में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला प्रश्न आपका है 27 नवंबर 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? बताइए,
फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है साथियों 96वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 28वां प्रश्न। जनवरी 2025 में कौन सा देश जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है, बताइए। जनवरी 2025 में कौन सा देश जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? ब्रिक्स यानी कि ब्राजील होता है, ठीक है, रूस होता है, इंडिया होता है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका होता है और चाइना होता है। ठीक है, तो इसका जो है पूर्ण सदस्य 2025 जनवरी 2025 में कौन बना है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। टोटल मिला के इसके जो है अब तक 10 सदस्य हो चुके हैं। पहले जो है 5 सदस्य, अब जो है 10 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 29 नंबर। आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह है आपकी साथियों कुल 16 अनुसूचियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम 2025 में कुल अनुसूचियां आपकी जो है 16 हैं। अगला है आपका साथियों 30वां प्रश्न। पूछा गया है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है साथियों आपका क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 31 नंबर प्रश्न। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है, बताइए। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन जो है किस देश में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है साथियों आपका जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है साथियों 32वां। मार्च 2025 में कौन सा देश जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है साथियों भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, मार्च 2025 में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 33। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 जो है आपका जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 34वां प्रश्न। मार्च 2025 में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है, बताइए। तो इसका आंसर साथियों न्यूजीलैंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, मार्च 2025 में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है भारत ने जो है न्यूजीलैंड देश को पराजित कर जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है साथियों 35वां प्रश्न। जून 2025 में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, बताइए। जून 2025 में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपकी जो है इटली देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 36 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल आपका होता है साथियों कुल 6 वर्षों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कुल जो है 6 वर्षों का होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी जो है करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न। पूछा गया 2018 में गूगल डूडल 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई को क्या दिया गया है? 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
भरतनाट्यम और कथकली की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 2018 में गूगल ट्यूटोरियल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया, और यह जो है किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है, तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों की, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ रिक्त स्थान की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है या, तो आपकी है एल के आडवाणी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 40वां प्रश्न क्या देगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी, किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्ष 1906 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 41वां अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अहिंसा के सबसे बड़े प्रतिपादक हमारे कौन थे, महात्मा गांधी, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 42 दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताइए, तो यह है साथियों आपका किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका है साथियों 43 यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है कहाँ बताइए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 44वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए कोपेन हेगन की राजधानी आपकी डेनमार्क है, सही सुमेलित है, ठीक है। और बर्लिन की राजधानी जर्मनी गलत दिया गया है, ठीक है। ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। बर्लिन जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ ही जर्मनी के राज्यों में से एक है, ठीक है। अन्य सभी राजधानी नगर मात्र हैं, ठीक है। तो पेरिस जो है फ्रांस की पेरिस की राजधानी फ्रांस है, और ओस्लो की नॉर्वे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका है 45वां प्रश्न। पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का आपका मिलान हो जाएगा साथियों किलोंग से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का मिलान किलोंग से। उत्तराखंड का औली से। कर्नाटक का आपका हो जाएगा साथियों चिकमंगलुरु से। और तमिलनाडु का आपका ऊटी से। ये सभी क्या है पर्यटन स्थल है वहाँ के, ठीक है। ये सभी क्या है पर्यटन स्थल है। हिमाचल प्रदेश किलोंग में आता है, उत्तराखंड आपका उत्तराखंड में औली आता है, ठीक है। और कर्नाटक में आपका चिकमंगलुरु आता है, और तमिलनाडु में आपका जो है साथियों ऊटी आता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए 76 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आपकी हुई थी साथियों बंगाल का विभाजन, ठीक है, वर्ष 1906 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटना इसमें से हुई थी बंगाल का विभाजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 77 नंबर। वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाती है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 78 78 नंबर। भारत कौन कौन सा
भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है साथियों 79 19 महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्ष 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, अगला है आपका साथियों 80वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1846 में दादा भाई नौरोजी क्या है अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 81 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही निम्नलिखित किस आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? बताइए, निम्नलिखित किस आध्यात्मिक गुरुओं में से निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर साथियों गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका है 82 82 नंबर, पूछा गया शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था साथियों आपका रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का सिक्का आपका जो है रुपया कहलाता था। अगला प्रश्न आपका है 83 से, दिल्ली पहली बार रिक्त स्थान के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तोमर राजपूत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली जो है पहली बार तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान जो है एक राज्य की राजधानी बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा तोमर राजपूत। अगला प्रश्न है आपका है साथियों 84वां प्रश्न, क्या दिया गया है? पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे ध्रुव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। पाल वंश के धर्मपाल को जो है ध्रुव राष्ट्रकूट शासक ने जो है पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका 85 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, सोना चांदी तांबा जो है पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर प्रश्न, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधा से अधिक टीन का उत्पादन करता है? कौन सा महाद्वीप जो विश्व का आधा से अधिक टीन का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर साथियों एशिया महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 87 में, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? बताइए, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों पेरिनीस पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो है पिरेनीज पर्वत शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपका साथियों 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर साथियों देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, देशांतर जो है कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं, पवन अक्षांश ऊंचाई ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 89 नवासी में, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर साथियों 80.09%। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर आपकी 80.09% थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 90वां प्रश्न, पूछा गया भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होता है छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है आपका साथियों 91, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे उच्च उपज वाली किस्म के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, भारत की हरित क्रांति में जो है उच्च उपज वाली किस्म की बीजों ने जो है अहम भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका साथियों 92 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक
क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बंधन बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, बंधन बैंक जो है भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और केनरा बैंक, ये सभी जो है आपके अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र वाले बैंक हो जाएंगे। ठीक है, बंधन बैंक उसमें शामिल नहीं है। अगला आपका साथियों 93 नंबर पूछा गया, औद्योगिक की लाइसेंसिंग 4 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 4 उद्योगों में से एक नहीं है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा कुटीर उद्योग। ठीक है, तंबाकू से बनी सिगार, औद्योगिक विस्फोटक और सिगरेट, ये सभी जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, औद्योगिक लाइसेंसिंग 4 उद्योगों के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसमें जो है कुटीर उद्योग शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं 3 आपके शामिल है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 94 नंबर, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन है, नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सरकारी खर्च, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आरबीआई का मौद्रिक नीतिक साधन जो है आपका खर्च, सरकारी खर्च नहीं है। अगला प्रश्न आपका है 95 नंबर, उत्तर दिया जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, जीएसटी बिल में जो है आपने 4 टैक्स स्लैब वर्गीकृत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा साथियों आपका राइट होगा। अगला आपका 96 नंबर है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट जो है पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों छठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट जो है पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों आपका है 97 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारत की संसद, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान जो है भारत की संसद कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका साथियों है 98 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A रिक्त स्थान में लागू हुआ, कब यह लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था साथियों आपका 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है आपका 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ है। ठीक है, अगला आपका 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपका, संविधान अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 21A। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपका साथियों आखिरी है 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कोई होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके पूछे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।